दिस इज श्वेता शर्मा। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? तो आज बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है स्टडी से थोड़ा हटके, यानी कि जो अब तक हम करते आए हैं उससे थोड़ा अलग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टिप्स फॉर केस स्टडी। जैसे कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, मैंने लिखा है कि केस स्टडी के लिए आपको कौन कौन से टिप्स फॉलो करनी चाहिए। तो केस स्टडी जो है आपकी बुक का एक ऐसा पार्ट है जिसको करने में बच्चे थोड़े परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरीके से इसको सॉल्व करें। मतलब एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला क्वेश्चन उनको लगता है ये, कि मतलब कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, क्या हम करें, क्या मतलब। तो उसी के लिए आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं ये वाला टॉपिक। तो ऐसे कौन से टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके जो आपकी केस स्टडी है आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आज हम लेके चलेंगे कि हमें केस स्टडी के लिए प्रिपेयर कैसे होना है और सेकंड वन उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिपरेशन और सॉल्यूशन दोनों की बात करेंगे। तो ये कुछ टिप्स है उसको सॉल्व करने के लिए और प्रिपेयर करने के लिए। आई थिंक ये टिप्स आपको हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टिप्स। तो चलिए मैं बताती हूँ कौन से टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप है, सबसे पहले हम देखते हैं कि टिप्स फॉर केस स्टडी। एक है रिगार्डिंग प्रिपरेशन और दूसरा है सॉल्यूशन। तो केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले हमें उसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है ना। तो केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले हम उसकी प्रिपरेशन से रिलेटेड कुछ टिप्स देखेंगे कि कौन से टिप्स हैं जो हम प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहला टिप है डोंट पैनिक। हमें पैनिक नहीं होना है। हमने क्या किया है, हमने अकाउंटिंग पढ़ी है। मतलब हम ये कि केस स्टडी का नाम सुनते ही ना स्टूडेंट पैनिक होना शुरू हो जाते हैं, वो मतलब परेशान हो जाते हैं कि हम कैसे करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं। बच्चे रिलैक्स, आप अपना रिलैक्स हो जाइए, आप बिल्कुल कर लेंगे। आपने अकाउंटिंग पढ़ी है, आप अकाउंटिंग पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है, इससे पहले आपने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी थी, आपने 11th स्टार्ट की, आपने कॉमर्स लिया, सारे सब्जेक्ट्स आपने नए पढ़े हैं और इतनी दूर आप आ गए हो कि आपने 11th का पूरा सिलेबस कवर कर लिया है। तो इसका मतलब केस स्टडी तो आप उसी टॉपिक को पढ़ोगे ना जो आप ऑलरेडी पूरी साल पढ़ते आए हैं। तो जब आप अकाउंटिंग एकदम नए सब्जेक्ट को एकदम कवर कर रहे हैं आराम से, तो केस स्टडी तो बहुत ही छोटा सा चीज़ है क्योंकि आप इसको पूरी साल पढ़ते आए हैं, है ना। तो हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, अपने दिमाग को एकदम शांत करना है, उसको बताना है कि यस मैं कर लूँगा। ठीक है, कर लूँगा या कर लूँगी, मुझे पैनिक नहीं होना। ठीक है, तो सेकंड हमारा है क्लियर ऑल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी बुक है, कोई सी भी बुक मान लीजिए, आप किसी का भी केस स्टडी कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग से रिलेटेड कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, आप उससे रिलेटेड केस स्टडी कर रहे हैं। तो जो भी आप कर रहे हैं उससे पहले आपको प्रिपेयर होना ज़रूरी है। तो प्रिपेयर होने के लिए क्या है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना उसको अच्छे से पढ़ें, सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो फिर आप केस स्टडी में बहुत दिक्कत आएगी आपको, आप उसको सॉल्व करने में परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, हमें चैप्टर को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो अपने टीचर से पूछो, किसी से पूछो, कहीं से भी पूछो, पर अपना जो भी कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर करना है। ये नहीं सोचना नहीं ये टफ़ है, नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करना। उसको समझना है, हमें रट्टा नहीं लगाना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे। थर्ड है आपको प्रैक्टिस। ये तो सबसे मैंडेटरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? जो आपने सीखा है उसको प्रैक्टिस करना भी तो ज़रूरी है ना। जब आप उसको प्रैक्टिस ही नहीं दोगे, उसको रिवाइज़ ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसको सॉल्व कैसे करोगे? फिर आपको एग्ज़ाम में बैठे रहना है ऐसे ही, है ना। भले ही आपको कितने ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कितना ही सब कुछ आपको आता हो, पर जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं दोगे तो वो आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आई थिंक ये 3 टिप्स हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। हमें बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। हमने अकाउंटिंग 1 साल पढ़ी है
तो अब तो हमें वही सब्जेक्ट, वही केस स्टडी आएगी ना जो हमने पूरे 1 साल में पढ़ी है, तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। फिर सारे कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने हैं, हमें प्रैक्टिस देनी है। ये तो होगी प्रिपरेशन की बात कि यहाँ पे हमने प्रिपरेशन कर ली। अब बात आती है सोल्यूशन की। प्रिपरेशन करने के बाद भी आपको दिक्कत आती है कि आप सॉल्व नहीं कर पाते कि उस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। तैयार तो आप हो गए, अब उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें, किस तरीके से उसका सोल्यूशन किया जाए। तो कुछ टिप्स ये हैं मेरे पास सोल्यूशन के लिए कि केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से टिप्स फॉलो करने हैं जिससे आप अपनी केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व कर पाए, उसका अच्छा सा सोल्यूशन निकाल पाए। तो सबसे पहला टिप यही है कि डोंट पैनिक, कि हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, जस्ट रिलैक्स योर माइंड। जब क्वेश्चन में देखते हो ना, क्वेश्चन में एकदम से क्वेश्चन पेपर में एकदम क्वेश्चन देखते हो तो कंफ्यूज, बहुत ज़्यादा परेशान, अरे यार इतना बड़ा है, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप क्वेश्चन पेपर लेके बैठे हो, आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो आपने केस स्टडी का क्वेश्चन देखा है, तो उसको देख के आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। जस्ट रिलैक्स, आपको रिलैक्स रहना है कि हाँ ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये मैं कर लूँगा। ठीक है, तो रिलैक्स करना है, अपने माइंड को शांत करना है, ऐसे आराम से रिपीट करो, यस आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। ठीक है, तो उसमें आप आराम से, आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये मैं कर लूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे भी पैनिक नहीं होना है। सेकंड, रीड पैराग्राफ केयरफुली। जो भी आपका पैराग्राफ दिया हुआ है केस स्टडी के लिए, उसको आपको अच्छे से रीड करना है, उसे कहीं छोड़ना नहीं है। अच्छा, हम अनसीन पैसेज करते ना, हिंदी इंग्लिश या सॉरी, हम अनसीन पैसेज करते हैं ना हिंदी इंग्लिश में, हम पढ़ते आए हैं अभी तक, अनसीन पैसेज करते आए हैं। तो हम सबसे पहले क्या टिप फॉलो करते थे, उसके लिए हम करते थे क्वेश्चन। सबसे पहले हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते थे, जो भी उस पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए होते थे। ठीक है, उसमें ना जो कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसे कुछ वर्ड्स थे, जो वर्ड्स होते थे, हमने जैसे पढ़ लिया उसको, तो जब हम पैराग्राफ पे जाते हैं ना उसको पढ़ने के लिए, तो हमें वो जो वर्ड्स हमने क्वेश्चन में पढ़े होते हैं ना, वो एकदम से क्लिक करते हैं जब हम पैराग्राफ को पढ़ रहे होते हैं ना। तो जब हम एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम पैराग्राफ रीड करते हैं, तो वो जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना उसमें क्वेश्चंस में, कि इस क्वेश्चन में ये पूछा, तो वो क्लिक करते हैं, तो हमें वहाँ पे फटाफट आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो वही वाली टिप यहाँ पे भी फॉलो करनी है। हमें जो भी पैराग्राफ है उसको रीड करना है, पर उससे पहले हमें क्वेश्चंस को एक बार रीड कर लेना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके पैराग्राफ के नीचे दिए हुए हैं, आपको उसको एक बार रीड कर लेना है। जब आप उसको रीड करोगे, उसके बाद आपको पैराग्राफ बहुत केयरफुली से रीड करना है। जो भी आपके केस स्टडी का पैराग्राफ है, छोटा है, बड़ा है, अजीब सा है, जैसा भी है, आपको केयरफुली उसको रीड करना है। ठीक है, अब आपने उसको रीड कर लिया, तो ऑब्वियसली क्वेश्चंस के अंदर जो भी आपके वर्ड्स होंगे वो आपको क्लिक करेंगे एकदम से, जब भी आप उसका पैराग्राफ को पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कि जो इम्पॉर्टेंट है आपके पॉइंट्स, उसमें आपको लग रहा है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको एक बार मार्क कर लेना। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि आपको टेबल दी हुई है, एक क्वेश्चन के अंदर अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर एक टेबल दी हुई है, मान लीजिए केस स्टडी का है, तो उसमें आपको टेबल दी हुई है, तो वहाँ पे जो भी डाटा होगा वो आपको एकदम से विजिबल हो जाएगा, एकदम से दिख जाएगा कि हाँ ये वाला है, और मुझे ऐसे ऐसे इतने के एक्सपेंसेस दिया हुआ है, इतने का ये दिया हुआ है, इतने का वो दिया हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। बट अगर पैराग्राफ के अंदर कहीं कुछ दिया हुआ है, तो वहाँ पे अमाउंट ढूंढने में आपको फिर दिक्कत आती है, या कुछ लाइन बोली हुई है उसके अंदर, कुछ ऐसा मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली हुई है। ठीक है, तो पैराग्राफ के अंदर उस लाइन को या उस पॉइंट को एक बार अच्छे से मतलब मार्क कर लेना है, कि जब भी हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे तो इस वाले जो भी पॉइंट है इसको भी हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हमें एक बार मार्क कर लेना है। ठीक है, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, क्वेश्चंस पढ़ लिए, अपने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको मार्क कर लिया। अब टाइम आता है आपका आंसर्स देने का। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को आप एकदम केयरफुली दीजिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके उसके अंदर जो भी फॉर्मूला लग रहे हैं, जो भी कुछ
आपको याद आ रहा है जो भी एंट्री है उसको बहुत ही केयरफुली लिखना है। ऐसे बहुत ज़्यादा गिचड़ पिचड़ नहीं करनी है, बहुत अच्छे से लिखना है, उसको आराम से लिखना है, केयरफुली लिखना है, ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही एकदम ऐसे रेलिवेंट लगे और बहुत ही अच्छा लगे। ठीक है, तो आई थिंक तो हमें सॉल्यूशन के लिए कौन से टिप्स फॉलो करने हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। हमें पैनिक नहीं होना, अपने पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस वहाँ पे या पॉइंट दिए हुए हैं उसको एक बार मार्क कर लेना है, और फिर उसके बाद अपने आंसर्स को एकदम केयरफुली लिखना है। ठीक है, तो आई थिंक ये जो टिप्स हैं ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आगे से केस स्टडी आपको डराएगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच।